वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले फिजिक्स के क्लास में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का डिटेल से स्टडी किए और चैप्टर को हम लोग क्लोज भी कर दिए। अगर उस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड जो भी दिक्कत है उसको हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग 11th फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा स्केलर एंड वेक्टर, इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे और आज हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। तो स्केलर एंड वेक्टर में जो होता है, ये जो क्लासिफिकेशन है जो फिजिकल क्वांटिटी का, ये हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर है। तो जिसमें जो होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है स्केलर और सेकंड होता है हमारा वेक्टर। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, जैसे कि हमारा स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसे स्पीड, मास, ठीक है, ये सब क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। दोज फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड but no direction are called स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है मेरे भाई? जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं, तो क्या है हमारा स्पीड है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें तो लगता है डायरेक्शन है जैसा, लेकिन डायरेक्शन एक्चुअली में होता नहीं है, सिर्फ हमारा इसमें मैग्नीट्यूड्स होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें भी हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज भी, इसमें भी सिर्फ हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वॉल्यूम में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। फ्रीक्वेंसी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। इस प्रकार से बहुत सारा स्केलर क्वांटिटी का हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, जो आगे हम लोग डिटेल से जब स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का, तो स्केलर वेक्टर आपको क्लासिफाइड करते हुए आपको मैं बताऊंगा। तो ये है हमारा स्केलर का एग्जांपल्स और स्केलर का डेफिनेशन। तो स्केलर का डेफिनेशन क्या है मेरे भाई? तो सिंपल डेफिनेशन है, दोज फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कहने से ही उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स था, डायरेक्शन नहीं था। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन इसका, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो जिसमें हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे वेलोसिटी में हमारा एक क्या है, डायरेक्शन है, साथ ही साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट में भी हमारा एक डायरेक्शन है। उसके बाद हमारा फोर्स है, तो फोर्स में भी हमारा क्या है, डायरेक्शन है। टॉर्क है, टॉर्क में भी डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन, इसमें भी डायरेक्शन है। इम्पल्स है, ये सब हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होता है, डायरेक्शन नहीं, उसको कहते हैं हम लोग स्केलर। अब देखिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक लाइन में एरो दे दीजिएगा, ठीक है, एरो हेड। तो इसका जो पिछला हिस्सा होता है ये आपका टेल कहलाता है, और हेड आगे जो एरो वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, हमारा हेड कहलाता है। और टेल से हेड की जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको एक बेसिकली जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका हम लोग टाइप है। तो सबसे फर्स्ट टाइप है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। सेकेंड है हमारा यूनिट वेक्टर। थर्ड है हमारा ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर। फोर्थ है हमारा इक्वल वेक्टर। फिफ्थ है हमारा अपोजिट वेक्टर, या इसी को हम लोग सेकंड नाम क्या है हमारा, नेगेटिव वेक्टर है। उसके बाद हमारा क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। क्या है हमारा, कोप्लेनर वेक्टर। और लास्ट है हमारा नन कोप्लेनर वेक्टर। तो ये बेसिक जो है 7 क्या है,
टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा होता है जो डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन ये बेसिक मोटा मोटी जो होता है हमारा 7 टाइप्स होता है, जिसमें से पहला है, फर्स्ट है हमारा नल वेक्टर, जिसको हम लोग जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसका थर्ड है हमारा ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर। फोर्थ है हमारा इक्वल वेक्टर, और फिफ्थ है हमारा ऑपोजिट या नेगेटिव वेक्टर, और सिक्स है हमारा कोप्लेनर वेक्टर, और सेवेंथ हमारा नन कोप्लेनर वेक्टर। अब आता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। आप लोगों ने अभी 11-12 कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का C++ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जावा का प्रोग्राम कर रहे होंगे, चाहे कोर जावा का कर रहे होंगे, जावा एप्लेट्स का कर रहे होंगे, चाहे सी का कर रहे होंगे, चाहे C++ का कर रहे हैं, चाहे पाइथन्स का कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग जब प्रोग्रामिंग करते हो तो हमारे कभी कभी सिस्टम में जब प्रोग्राम में कुछ एरर आता है तो एरर को डिडक्ट करते हैं, जो कंपाइल करते हैं तो उस समय एक एरर आता है नल एरर। तो नल एरर क्या होता है, पहले चीज को समझिए कि ये हमारा मान लीजिए डिसीजन बॉक्स है, ये हमारा क्या है, एक डिसीजन बॉक्स है, और डिसीजन बॉक्स में हमारा इनपुट आ गया, डिसीजन बॉक्स में हमारा क्या आ गया, इनपुट आ गया। लेकिन जो कंडीशन यहाँ पे रन कर रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन रन कर रहा है वो कंडीशन ना इधर इसको आउटपुट भेज पा रहा है, ना इधर इसको आउटपुट भेज पा रहा है, ना इधर आउटपुट भेज पा रहा है, ना रिटर्निंग उधर भेज पा रहा है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में नहीं भेज पाता है। तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर केंद्रित हो जाता है, मतलब कि कंसंट्रेशन मोड में चला जाता है कि इसका कोई डायरेक्शन ही डिसाइड नहीं होता है। तो सिस्टम का देता है कि नल एरर। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो वो कंडीशन आता है नल एरर का, ये एक्चुअली में हमारा नल वेक्टर का, मतलब इसी में डिफिनेशन भी छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, दोज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड्स जीरो, ध्यान दीजिएगा, दोज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड्स जीरो बट डायरेक्शन कैन नॉट डिटरमाइंड इज कॉल्ड, अभी क्या है, डायरेक्शन डिटरमाइंड नहीं हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम अगर करते हैं तो कंडीशन आप देते हैं, मान लीजिए डू व्हाइल लूप में, इफ लूप में, व्हाइल लूप में, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स में कंडीशन अगर आप देते हैं तो कंडीशन हमारा क्या होता है, एक डिसीजन बॉक्स में जाता है। जब उसका फ्लो चार्ट देखते हैं तो हम लोग, ठीक है, तो डिसीजन बॉक्स में वो कंडीशन जाने के बाद या तो चाहे अपकास्टिंग करते हैं, डाउनकास्टिंग करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो हमारा डिसीजन बॉक्स में जब कंडीशन आता है तो उस कंडीशन को किधर भेजना है वो लॉजिक डिसाइड ही नहीं कर पाता है। जो लॉजिक को हम लिखे हुए हैं, जो कंडीशन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो वो ना उसको फॉरवर्ड आगे भेज पा रहा है, ना लेफ्ट भेज पा रहा है, राइट भेज पा रहा है, ना रिटर्निंग अपकास्टिंग की ओर उधर जहां से प्रोग्राम है एग्जिस्ट कर पा रहा है, कि लूप को ना एग्जिट भी नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में सिस्टम हमारा नल एरर का प्रोग्राम को, एरर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हमारा जो कंडीशन है इसी बॉक्स के अंदर क्या हो रहा था, घूमते रह गया, तो एक पॉइंट पे आ गया, तो एक पॉइंट पे आ गया, तो पॉइंट का क्या डायरेक्शन बता सकते हो, नहीं बता सकते, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन नहीं हो रहा है कंडीशन का। तो इस प्रकार हमारा मैग्नीट्यूड तो उसका जीरो होगा, जीरो मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक जगह पे आ गया और डायरेक्शन उसका डिटरमाइंड ही नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नल वेक्टर या जीरो वेक्टर्स कहते हैं। अब देखिए फिजिकल मीनिंग ऑफ नल वेक्टर, तो नल वेक्टर का बहुत सारा फिजिकल मीनिंग भी है, जिसमें से फोर्थ फिजिकल मीनिंग हमने यहाँ पे लिखे हुए थे। पहला फिजिकल मीनिंग, फर्स्ट फिजिकल मीनिंग क्या ध्यान दीजिएगा, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। तो जैसे कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे करके, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर ओरिजिन पे रिप्रेजेंट करते हो, तो कोई भी पोजीशन वेक्टर का जो ओरिजिन पे अगर रिप्रेजेंट करे, इस वेक्टर को अगर ओरिजिन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, 0 0 होता है। तो इस प्रकार का जो ओरिजिन का जो वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर का जो ओरिजिन का जो पॉइंट होता है, वो हमारा क्या होता है, नल वेक्टर को क्या करता है, डिफाइन करता है। अब ध्यान दीजिएगा, the displacement vector of a particle during time interval in which it remains stationary। अगर कोई एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो टाइम, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वह अगर स्टेशनरी स्टेट्स, मतलब कि रेस्ट कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को इंडिकेट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, बदलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी है,
तो कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तभी ना यूनिफॉर्म आएगा मेरे भाई। तो यूनिफॉर्म आने के लिए क्या होगा, एक और जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या होता है, हमारा नल वेक्टर हमारे सामने उभर करके आता है। उसके बाद फोर्थ नंबर एग्जांपल्स है जो फिजिकल मीनिंग है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हैविंग नो डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल अगर वेलोसिटी में मूव कर रहा है लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब कि मान लीजिए कि पार्टिकल घूम फिर करके हमारा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो इस कंडीशन में मान लीजिए हम लोग यहाँ रांची में, ठीक है, लालपुर चौक से निकले, ठीक है, और लालपुर चौक होते हुए धुरुआ, कोकर, क्या बोलते हैं, धुरुआ होते हुए, कांटा टोली होते हुए, ठीक है, पूरा एकदम घूमते हुए बुट्टी मोड़ होते हुए फिर से हम लालपुर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाता है कुछ वेलोसिटी रहने के बाद भी पार्टिकल में, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या मिलता है, नल वेक्टर मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, नल वेक्टर का जो सिंबल होता है, तो सिंबल जीरो के ऊपर एरो का मार्क होगा, तो जीरो और एन कैप होगा, एन कैप हमारा डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा किसका, नल वेक्टर का, तो हमारा पॉइंट होगा। जो पॉइंट आप लगाए हैं बता सकते हैं इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर से, अगर पॉइंट लगाने का हटा देंगे, हम इधर से भी लगाएंगे बोलेंगे तो मानना पड़ेगा, इधर से भी लगाएंगे बोलना तो इधर से भी, तो इधर से भी आपको मानना पड़ेगा। तो एक पॉइंट का डायरेक्शन आप नहीं बता सकते हैं, इसलिए सबसे अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए नल वेक्टर का, तो हमारा क्या होगा, एक पॉइंट होगा। इसके बाद मेरे भाई क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। इसके बाद हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, दोज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 और यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, एन कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, हमारा 1 आता है। तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है मेरे भाई, मैग्नीट्यूड 1 आता है, और उसका जो सिंबल्स होता है वो हमारा क्या है, एन कैप है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या हमारा एन कैप है। इसके बाद नेक्स्ट वेक्टर है थर्ड नंबर, ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर का मतलब यहाँ पर 3 वेक्टर्स होगा जो एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये तीनों का जो मैग्नीट्यूड्स होगा 3 वेक्टर्स का, ये हमारा ईच एंड एवरी 3 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स क्या होगा, 1, उसका सारे का मैग्नीट्यूड्स क्या होगा, 1 होगा। और ये तीनों वेक्टर्स अगर 3 वेक्टर्स एक दूसरे का अगर परपेंडिकुलर रहता है, तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, when 3 vectors are perpendicular to each other and each of their magnitudes 1 or unity such that the vector is called orthogonally unit vector। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये आपका x y एक्सिस है, देखिए x और y एक दूसरे से क्या बना रहा है, 90 बना रहा है, y और z भी आपका 90 बना रहा है, और z और x भी हमारा क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। जैसे कि घर का कॉर्नर को देखिएगा, जो लेंथ और ब्रेथ वाला क्या होगा, एक्स वाई होगा, और जो हाइट वाला पोर्शन होगा हमारा कॉर्नर का वो क्या होगा, जेड, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होगा। तो वही वाला है, कॉर्नर वाला ही है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, उसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं, और जेड वेक्टर, जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के से यूनिट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो एक्स एक्सिस का आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस का जे से, और जेड एक्सिस का के से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ आई परपेंडिकुलर है जे का और के का, मतलब ये तीनों भी एक दूसरे से क्या हमारा परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ आई का मैग्नीट्यूड निकालिए, जे का मैग्नीट्यूड निकालिए, चाहे के का मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेक्टर 4th नंबर में आता है वो है मेरे भाई इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर की अगर बात करें तो इसमें 2 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स है, और ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन 2 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हमारा सेम है, सच दैट द वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो मान लीजिए
एक यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए को इंडिकेट किए हुए हैं और ये हमारा वेक्टर बी को इंडिकेट किए हुए हैं। ध्यान दीजिए दोनों का लेंथ हमारा इक्वल है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड्स क्या हो गया, सेम हो गया, और दोनों का एरो हेड एक ही डायरेक्शन में है। तो ये जो पहला वाला है मोड वाला, ये आपका मैग्नीट्यूड को बता रहा है, किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये जो है हमारा ए का वेक्टर इक्वल्स टू बी का वेक्टर, ये आपका डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। नीचे वाला हमारा किसका इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को, और ऊपर वाला हमारा मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ए का डायरेक्शन अगर बी के डायरेक्शन के बराबर है, तो इस केस में वेक्टर ए और बी आपस में क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा इक्वल वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वेक्टर है अपोजिट वेक्टर, या इसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, हमारा अपोजिट होगा। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है। देखिए डिफिनेशन इसका, व्हेन टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो दो वेक्टर बनाए हैं, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन एक का एरो इधर है, जस्ट उसका अपोजिट साइड बी का एरो गया हुआ है। ए का देखिए एरो इधर है और बी का एरो जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में, देख लीजिए इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, लेकिन एक कंडीशन लिखा हुआ है, देखिए ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे देखिए ए के डायरेक्शन के साथ हमारा ए इक्वल्स टू बी के डायरेक्शन के साथ क्या लगा, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो पहला वाला जो पार्ट है ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा डायरेक्शन हो गया। ये क्या है, डायरेक्शन। तो देखिए इसमें ए का डायरेक्शन में पॉजिटिव है, लेकिन बी का डायरेक्शन में क्या हमारा नेगेटिव है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मोड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मोड, ये मैग्नीट्यूड्स हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, अगर डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाए, बी वेक्टर में नेगेटिव आ जाए, मतलब वो पलट गया। सच दैट द वेक्टर ए एंड बी आर कॉल्ड क्या हमारा, अपोजिट वेक्टर। सच दैट वेक्टर ए एंड बी आर कॉल्ड अपोजिट टू वेक्टर टू ईच अदर। अगर हमारा वेक्टर में ए इक्वल्स टू माइनस बी का रहे डायरेक्शन का कंडीशन में, अगर मोड दिया रहता है तो मैग्नीट्यूड होता है, मोड अगर नहीं दिया रहता है तो वो हमारे किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसके बाद जो 6 नंबर पॉइंट है वो हमारा कोप्लेनर वेक्टर है। तो कोप्लेनर को जानने के लिए सबसे पहले आपको 3D लेना होगा, और 3D के साथ मान लीजिए हम लोग इस बुक को ले लेते हैं, ये बुक को ले लेते हैं। तो इसका बुक का कितना प्लेन है, ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन ये है, एक प्लेन हमारा ये है, 2 प्लेन हो गया, ये 3 प्लेन हो गया, ये 4 प्लेन हो गया, ये 5 प्लेन है, नीचे वाला हमारा कितना हो गया, 6 प्लेन हो गया। 6 प्लेन हो गया। तो कॉर्नर में एक्सिस रखिए, तो देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। अगर इस प्लेन में 2 मार्कर को हमने रख दिया, 2 मार्कर को रख दिया, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 मार्कर को अगर रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 मार्कर को हम रखे हुए हैं, तो इसका देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन दोनों हमारा क्या है, एक ही प्लेन में है, दोनों हमारा क्या है, एक ही प्लेन में है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन क्या कहता है इसका, 2 or more vector lies on same plane। 2 or more vector क्या है हमारा, lies on same plane, then the vector is called coplanar vector। तो कोप्लेनर वेक्टर होने के लिए हमारा अभी आपको एग्जांपल दिए थे, मान लीजिए ये हमारा बुक है, ठीक है, तो यहाँ पर रखे हैं। तब इसमें जो रखे हैं, इसमें 2 अगर मार्कर को, ये मार्कर हमारा वेक्टर है, मान लीजिए ये, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये मार्कर का दोनों जो हेड है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों हेड है, ये हेड को बता रहा है और पीछे वाला टेल को, दोनों को ऐसे रख दिए हम लोग बुक के ऊपर में, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लेन हो गया। तो इस प्लेन में अगर रखे हुए हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, और डायरेक्शन भी सेम हो सकता है। कभी कभी क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा लेकिन डायरेक्शन सेम हो सकता है। कभी कभी क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम नहीं हो सकता है, बट वो एक ही प्लेन में अगर रहेगा। तो इस कंडीशन में भी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, कोप्लेनर कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कंडीशन क्या है,
डिफरेंट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, डिफरेंट और इक्वल मैग्नीट्यूड्स रहेगा तब पर भी चलेगा। डिफरेंट एंड सेम डायरेक्शन, डिफरेंट रहा सेम डायरेक्शन रहता कर भी चलेगा। लाइज ऑन सम प्लेन, अगर एक ही प्लेन में है तब पर भी वो हमारा कोप्लेनर होगा। तो ए उस कंडीशन में वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा आप इंडिकेट किया, देखिए ए और बी हमारा क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। अब ध्यान दीजिएगा कंडीशन फॉर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए हमारा, सबसे बड़ा बात है यहाँ पर कोप्लेनर होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो पहला कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, इफ देयर आर 3 वेक्टर इन 3D स्पेस, 3 को वेक्टर को इस 3D स्पेस में रख दिए, ठीक है, एंड देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी डॉट सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रहा है हमारा, तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी, 3 वेक्टर है, तीनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इज 0, अगर ये हमारा 0 आ जाता है, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाता है हमारा 0 आ जाता है, उस कंडीशन में ये तीनों वेक्टर क्या कहलाएगा हमारा कोप्लेनर होगा। देन दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इस कंडीशन में ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू क्या आएगा 0 के बराबर आता है, ए डॉट बी डॉट सी का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, तो इस कंडीशन में ये तीनों के तीनों वेक्टर, 3 वेक्टर्स, ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर, मतलब एक ही प्लेन पे होगा। अब देखिए कंडीशन नंबर 2 की बात हम करते हैं, इफ देयर आर 3 वेक्टर्स इन ए 3D स्पेस एंड दे आर linearly independent, then these vectors are coplanar, अगर एक प्लेन में मोर देन 3 वेक्टर्स रखा हुआ है और ये लिनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, लिनियरली क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इस कंडीशन में ये तीनों वेक्टर फिर से क्या हो जाएगा हमारा कोप्लेनर होगा। अब देखिए इन कंडीशन नंबर 3, इन केस ऑफ n वेक्टर, if number of more than 2 vectors are linearly independent, ठीक है, then the all vectors are coplanar। तो ध्यान दीजिएगा, let linear combination vector is x1 x2 x3 in xn तक जाएगा और with coefficient a1 a2 a3 dash 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 n, their vector such that a1 dot x1 plus a2 dot x2 plus a3 dot x3 प्लस डैश 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 एन डॉट एक्सएन इक्वल्स टू 0 का कंडीशन आता है, ये कंडीशन आता है, ठीक है, मैंने इसका जो कोफिशिएंट और हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन का जो एडिशन का जो एल्जेब्रिक सम होता है अगर वो 0 आता है, तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा कोप्लेनर वेक्टर होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन, ए लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus an xn is called trivial, ठीक है, if the coefficient of a1 a2 a3 dash 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 an is 0, अगर इस कंडीशन में है तो इस कंडीशन में भी हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा हमारा कोप्लेनर कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, ए लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स a1 x1 a2 x2 a3 x3 plus n xn is called non trivial, और इस कंडीशन में if at least one of the coefficient is not 0, अगर ये नॉन ट्रिवियल है और एक कोफिशिएंट अगर 0 नहीं है तो इस कंडीशन में भी हमारा वेक्टर क्या कहलाएगा कोप्लेनर कहलाएगा। अब देखिए लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लिनियरली इंडिपेंडेंट कौन है और लिनियरली डिपेंडेंट कौन है, तो ध्यान दीजिएगा कि द वेक्टर x1 x2 x3 xn आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये जितना xn वेक्टर है nth वेक्टर जो है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, इफ ट्रिवल कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, इसका ट्रिवल कॉम्बिनेशन जो होगा उसका इक्वल्स टू 0 आएगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया है, देखिए यहाँ पर, और इसका जो ईच एंड एवरी कोफिशिएंट अगर 0 है तो इस कंडीशन में ये क्या होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और लिनियरली डिपेंडेंट क्या होगा, तो मान लीजिए वेक्टर है हमारा x1 x2 x3 xn लिनियरली डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट क्या कहते हैं, इसमें एटलीस्ट वन कोफिशिएंट ने कि एटलीस्ट वन नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन,
एक नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब एक जीरो नहीं होगा। इसमें सारा जीरो हो रहा था लेकिन इसमें एक जीरो नहीं होगा। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट का कंडीशन आएगा। तो मान लीजिए a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस डेस डेट an xn इक्वल टू 0 है, और मान लीजिए एक कंडीशन जो कोफिशिएंट है a1 नॉट इक्वल टू 0 और बाकी हमारा क्या है 0 के बराबर है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कंडीशन कहते हैं। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसका सारा कोफिशिएंट अगर 0 होता है तो हमारा वो कोप्लेनर होगा। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है लीनियर कॉम्बिनेशन में और उसमें अगर एक कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो है तो उस कंडीशन में भी हमारा वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वेक्टर है हमारा नॉन कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर है हमारा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो नॉन कोप्लेनर का एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये हमारा एक 3D शेप में है। एक वेक्टर ए जो है हमारा इस प्लेन में है और एक वेक्टर बी जो है हमारा इस प्लेन में है। प्लेन को बदल रहा है, प्लेन को क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वेक्टर एक दो या दो से अधिक वेक्टर जो है टू मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स अगर हमारा एक प्लेन में लाइज नहीं करता है बल्कि डिफरेंट प्लेन में अगर लाइज करता है तो उस कंडीशन में ये जो वेक्टर होगा आपस में क्या कहलाएगा, नॉन कोप्लेनर। तो यहाँ पर ए एंड बी क्या है हमारा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हमारा, नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये तो बेसिक वेक्टर का डेफिनेशन था, टाइप्स ऑफ वेक्टर था। अब जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसको बेसिकली पूरे फिजिक्स में दो ही भाग में बांटा गया है। एक है हमारा, ध्यान दीजिएगा, पोलर वेक्टर या पोलर वेक्टर क्वांटिटीज, और दूसरा है एक्सियल वेक्टर या एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज। तो पोलर वेक्टर किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा मोशन के अलोंग होगा, बॉडी का जो मोशन का डायरेक्शन है, बॉडी या ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन होगा उसका अलोंग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोलर वेक्टर का डेफिनेशन को समझिए। ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल इज कॉल्ड नॉन एज पोलर वेक्टर। मतलब कि कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वेक्टर का भी डायरेक्शन है तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर कहेंगे। जैसे कि हमारा ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम कैमरा की तरफ जा रहे हैं तो मेरा मोशन भी उधर है और हमारा डायरेक्शन भी उधर है, तो हम क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, एक पोलर वेक्टर होगा। और यहाँ से यहाँ जो कैमरा की तरफ जा रहे हैं हम ऐसे ऐसे चल करके, ठीक है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट भी कैमरा की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा, पोलर वेक्टर होगा, ठीक है। उसी तरह से फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, मतलब कि सीधा सीधी जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर हमारा उसका मूव भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा वेक्टर थ्रो का, तो उस वेक्टर थ्रो को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर कहेंगे। उसके बाद एक्सियल वेक्टर, जैसे कि मान लीजिए अंगुली तो ऐसे ही से घुमा रहे हैं, तो इसका तो हर जगह डायरेक्शन तो घूम रहा है, इसको ऐसे से घुमा रहे हैं, तो इसमें तो क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर हुज डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जैसे कि हमारा क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कि जिस एक्सिस पे घूम रहा है उसके चारों ओर वेक्टर तो हमारा अगर घूमता है तो उस प्रकार के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो एक्सियल वेक्टर में कौन कौन आएगा मेरे भाई, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, फोर्स कपल आएगा। जो हमारा रोटेटरी बॉडी में जो वेक्टर काम करता है, रोटेशनल मोशन में जो वेक्टर जनरेट होगा, जैसे कि सेंट्रीपिटल वाला जो कहानी होता है, ठीक है, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने जो होता है ना, हमारा डायरेक्शन को बदलते रहता है, ठीक है, जो हमारा पाइवट पॉइंट के इर्द गिर्द चारों ओर घूमते रहेगा, तो उस प्रकार का जो वेक्टर होता है उसको हम लोग एक्सियल कहते हैं। और सीधा सीधी बॉडी का मोशन के डायरेक्शन में ही अगर हमारा वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर कहेंगे। तो बेसिकली जो वेक्टर है, हम लोग अभी तो कुछ देर पहले ने 7 कैटेगरी देखे, जिसमें से हम लोग क्या देखे, यूनिट वेक्टर देखे, ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर देखे, जीरो वेक्टर देखे, इक्वल वेक्टर देखे, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर देखे, कोप्लेनर वेक्टर देखे और नॉन कोप्लेनर वेक्टर भी देखे।
इसके अलावे हम बोले कि जितने भी वेक्टर्स है अगर देखा जाए तो इसको अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको बेसिकली दो ही कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट कैटेगरी आपका पोलर वेक्टर है और सेकंड कैटेगरी हमारा क्या है, एक्सियल वेक्टर है। पोलर वेक्टर मतलब कि बॉडी का मोशन के अलोंग के डायरेक्शन में ही वेक्टर का डायरेक्शन रहे, ठीक है। तो जिसमें सीधा सीधी वाला जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन वाला जो भी बात होता है, लीनियर मोशन में जो चीज भी जनरेट होता है उसमें हमारा क्या कहता है, पोलर वेक्टर होता है। और रोटेशनल मोशन में जो वेक्टर जनरेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर कहेंगे। तो इतना जो है इसको आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।